बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान आपके लिए लाया हूँ आज जनरल नॉलेज की क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी और मैं आपका जीके का सर। ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस है बैंकिंग स्टडी सेंटर। यहाँ पर बैंक, पीओ, क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी, इन सब की यहाँ पे प्रशिक्षण किया जाता है। फ्री स्टडी मटेरियल है, ऑल सब्जेक्ट, फ्री मैगजीन है और कंप्यूटर लैब, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइब्रेरी टिल सिलेक्शन तक। देखो टिल सिलेक्शन तक है। फ्री मॉक टेस्ट इंटरव्यू 10 डेज, 2 आवर क्लासेस, 2 आवर प्रैक्टिस, डेमो क्लासेस फॉर 3 डेज। जगह है 3rd फ्लोर, राज कमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। 8080515897 9595628966। ये हमारा क्या का फोन नंबर है। जिसको भी ऑफ क्लासेस लगाना है, ऑफलाइन क्लासेस लगाना है, वो यहाँ पर आकर इंक्वायरी कर सकते हैं। और 3 दिन का क्या है, डेमो है। आगे बढ़ते हैं और हम आज चालू करने वाले हैं ज्योग्राफी। देखो हिस्ट्री की भी क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की भी चल रही है, इसके साथ मैं कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास लाऊंगा और आपके लिए सभी क्लासेस लाते दिया जाएगा। साइंस की भी मैं आपके लिए क्लासेस लाने वाला हूँ, तो आपको सिर्फ ये वीडियो देखने का। अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विश्व भूगोल। कहाँ से, यानी ब्रह्मांड से शुरू करने वाले। कहाँ से शुरू करने वाले हैं, ब्रह्मांड से। तो शुरू करते हैं हम क्लासेस। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिस्टोथेनिस ने, एक ग्रीक विद्वान ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा में दो मूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हाइलाइटर ले लेते हैं हम लोग, हाइलाइटर का कलर भी हम लोग लेते हैं येलो। अब ग्रीक शब्द है, कौन सा शब्द है, एरिस्टोथेनिस ने ग्रीक शब्द से वर्णन किया गया। यह ग्रीक शब्द दो मूल, जियो और कौन सा है, ग्राफिक से वर्णन से प्राप्त हुआ गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन। यह एक प्रकार का आपका एक वो बनता है। भूगोल के नामकरण इस विषय में प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनानी निवासियों को जाता है। देखो यूनानियों ने काफी चीजों की खोज की है, इसलिए उन्हीं को दिया जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट ब्रीड्स, ये एसएससी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखने का। ये जो है आपका एसएससी का क्वेश्चन है। एसएससी का क्वेश्चन है कि कौन सी बुक थी, तो वो जूस जस्ट ब्रीड्स थी। अर्थात पृथ्वी का वर्णन सर्वप्रथम भौगोलिक तत्व क्रमबद्ध समावेश किया अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। अभी तक नहीं मिली थी, बट लेकिन 19वीं शताब्दी में इसको क्या मिली थी, यहाँ पे मान्यता मिली। उसके बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और वातावरण पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधारा थी। संभववाद, संभव यानी संभव शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। वह प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा को समर्थक के मूल भूगोल वेत्ता वाइडल डिल फ्लोर ने फ्रेम ने किया था। और ये निश्चितवाद यानी इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। अंत मनुष्य को स्वेच्छा पूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है, ये भी कहा गया है। यानी विचारधारा के प्रमुख समर्थक और भूगोलवेत्ता रेटलजेल, नवीन निश्चितवादी का संस्थापक, ठीक है, एलन सैम्पल और हलिंगटन ये रहे। यानी भूगोल में दो वाद चलते हैं, संभववाद और निश्चयवाद। ये दो प्रकार के वाद है जो एग्जाम में आपको पूछा गया। नेक्स्ट लेंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं भूगोल का जनक। आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी। आपको पूछेगा फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे बोला जाता है, हिकेटियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी एसएससी का क्वेश्चन है। हु इज द फादर ऑफ, भूगोल का जनक किसे कहा गया, हिकेटियस ये है, ठीक है। तो हिकेटियस को इन्हें भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है इन्हें, हिकेटियस। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉमन हॉलबर्ट, इन्हें बोला गया है। फिर व्यवस्थित भूगोल का जनक यानी उन्हें बरोबर प्रॉपर लगाने का काम जाता है एरोस्थिनियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी। कहते हैं इन्हें जो हमारी अर्थ की रेडियस है, ये भी इन्हें गिनी थी एरोस्थिनियस ने। अर्थ की रेडियस भी इन्हें गिना था, कहा था एरोस्थिनियस। फिर भौतिक भूगोल का जनक पॉलिडिनियस माना जाता है। संस्कृति भूगोल का जनक काल और सावर को जाना जाता है। गणितीय भूगोल के अंदर थेल्स एलेक्जेंडर। विश्व ग्लोबल निर्माता मार्टिन बर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विश्व मानचित्र के निर्माता, आईएमपी क्वेश्चन है, यानी जो आप वर्ल्ड मैप देखते हो आज, ये किसने बनाया, अनेक्सिमेंडरा। ये एग्जाम में क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है कि वर्ल्ड
विश्व का मानचित्र सबसे पहले बनाने वाला कौन है? देखो अभी तो हम लोगों ने सैटेलाइट के तौर पर लिया गया हुआ है, इसका सैटेलाइट के तौर पर ले लिया गया था, बट लेकिन जो उन्होंने बिना सैटेलाइट के बनाया था वो थे हमारे अनेक्सिमेंडेरा। इनको ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, और एसएससी का भी क्वेश्चन है कि विश्व का मानचित्र किसने बनाया? अनेक्सिमेंडेरा। फिर भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्रॉबी। ठीक है, ये भी आईएमपी है। भौगोलिक यानी जो नदी उदी ने विश्वकोश कहा जाता है, इनका रचना कौन है? स्ट्रॉबी है। मार्टिन बेम है, अनेक्सिमेंडेरा है, ये आईएमपी है, इनका भी क्वेश्चन आया है। स्ट्रॉबी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, मार्टिन बेम्स के ऊपर भी पूछा गया है। इसने तो क्या बोलते हैं, रेडियस नापा है अर्थ की रेडियस इन्हीं ने ही बताया था, अर्थ की रेडियस। ठीक है, अर्थ की रेडियस के बारे में इन्हीं ने ही बताया था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस बना हुआ है। नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट है भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है। भूगोल की कुछ परिभाषा है, जैसे भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फल और भूतल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। ये भाषा थी स्ट्रॉबी की। आईएमपी क्वेश्चन है। देखो ऐसा एसएससी में आपको दे देगा कि इनमें से किसने यह वाक्य बोला है कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल और महासागर, जीव जंतुओं में, वनस्पति, फलों और भूतल के क्षेत्रों में किसने कहा है? स्ट्रॉबी है, कैडलियम है, टॉलमी है, कार्ल रिटर है या ऑर्थर है होम्स। ये ऐसा दिएगा। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला एक अमान्य विज्ञान है, ये कैडलियम टॉलमी ने कहा था, ये इन महाशय ने कहा था। फिर भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का स्वतंत्र ग्रह के रूप में कैलेडियस टॉलमिसिस मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं, उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ये कार्ल रिटर ने कहा था। अच्छा, ये एसएससी ने पूछ चुकी है कि यह वाक्य किसने कहा है, तो ये कार्ल रिटर ने कहा है। ठीक है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, ये ऑर्थर होम्स ने कहा है। ये आईएमपी है, ये भी एसएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, और ये वाला तो क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा था रेलवे के। ठीक है, उनके बातों को ध्यान में रखो। भूगोल के पृथ्वी के अध्ययन को पृथ्वी के उस भाग को अध्ययन को किया जाता है जो किसने कहा? मानव रहने का स्थान है, वो किसने कहा? ऑर्थर होम्स ने कहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है सोलर सिस्टम। हमारे पास क्या है? सोलर सिस्टम है। हमको बहुत सी जानकारी हमको ध्यान में रखने का है। हमारे सोलर सिस्टम की हम जब ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हमारे इसमें एक है हमारा सन। ये क्या है? हमारा सन है, और सन को हम स्टार बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? स्टार, सबसे पहले। ठीक है, सन के बारे में काफी चीज ये ऐसा कहा जाता है, तो उसी में सबसे पहले ध्यान में रखोगे सन का यह क्या सौर मंडल का ये प्रधान है। सौर मंडल का क्या बोला जाता है इसे? प्रधान यानी मुख्य, और भविष्य में ऊर्जा देने वाला यही रहेगा, यानी सूर्य की ही ऊर्जा हमें भविष्य का ईंधन भी से कहा जाता है। और ये अपने केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स, LIGHT, लाइट ईयर्स दूर है, यानी सेंटर से। ठीक है, जो हमारी ये रोटेशन लगा रहा है, सन भी किसी का रोटेशन लगा रहा है, हमारी जो मिल्की वे का है उसका रोटेशन लगा रहा है, तो उसमें से 30,000 वर्ष दूर है। और इसकी स्पीड घूमने की, इसकी स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। इसकी कितनी है? 250 किलोमीटर पर आवर इसकी रोटेशन स्पीड है, यानी खुद की घूमने की है। और इसमें पूछा गया है यह एक गैस का गोला है। यह एक प्रकार से क्या है? गैस का गोला। इसमें हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परसेंटेज एग्जाम में पूछा गया है कि सन में हाइड्रोजन का परसेंट कितना है, तो 71% है। कितना परसेंट है? 71% है। देखो बहुत बातें हमको सन के बारे में लिखना है। ठीक है, और इसमें सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड है हीलियम है। हीलियम का कुछ है 26.5% हो सकता है। और अदर गैसेस के बारे में यहाँ पर कुछ आई थिंक अदर गैसेस 2.5 होना चाहिए। तो यहाँ पर गैसेस इसके बारे में। और सन के बारे में हम क्या बता सकते हैं? इसका क्या बोलते हैं, उम्र, इसकी उम्र है 5 बिलियन। इसकी उम्र क्या है? 5 बिलियन। एग्जाम में क्वेश्चन है इसकी उम्र कितनी है। सन की उम्र क्या है? 5 बिलियन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और काफ़ी कुछ इसमें से अपने को एग्जाम में आते हैं, उसी के हिसाब से हम ले रहे हैं। इसके बाद है भविष्य में ऊर्जा देने का समय है इसका, यानी ऊर्जा देगा ये 10⁻11 लाइट ईयर्स की इससे देगा। और कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मालूम होना चाहिए आपको। 8 मिनट
8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंच जाता है, 16 सेकेंड में, 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंच जाता है इसका पूरा प्रकाश। और इसमें 2 पोल्स है, ठीक है, 2 पोल्स है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। ये वाले पोल्स को बोला गया है ऑरियर बेरिलियस, ऑरियर बेरिलियस बोला गया है यहाँ पर। और इसके ऑरियर ऑस्ट्रेलियस, यहाँ के भाग को बोला गया है ऑरियर, ऑरियर ऑस्ट्रेलियस। 2 ध्रुवों के नाम दिए हुए हैं इनके, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इसका, डायमीटर यानी जो होता है सर्कल की ये पॉइंट से ये पॉइंट को छूना, तो इसका डायमीटर है 13,92,000, इतना इसका डायमीटर है, लाख किलोमीटर्स का डायमीटर है, ठीक है। यानी अर्थ जैसी, यानी 13 अर्थ इसमें आ सकती है, इतना इसका अर्थ से पृथ्वी के व्यास से कुछ 110 गुना है, ठीक है, इतना है मल्टीप्लाई इसका भाग है। यानी 13 लाख पृथ्वी, इसमें 13 हम पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी पृथ्वी के सूर्य ताप का सिर्फ, यानी बोल सकते हैं इसमें 13 पृथ्वी आ सकती है ऐसी। और इसका जो लाइट्स का जो हमें है, इसका ध्यान में रखने का, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये दिख रहा है आपको, ये एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो एग्जाम में पूछा गया है, कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि उसके एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी टेम्परेचर कितना है, तो ये इसको बोला था 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सूर्य के बारे में इतना ही हम हैं, वैसे बहुत सारी बातें जो हमको एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और ये हमारा प्रधान है, प्रधान यानी कि प्रमुख है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान में रखने का, ये वाला कौन सा है, ये वाला प्लैनेट कौन सा है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सन से सबसे छोटा लगा हुआ प्लैनेट, तो सबसे छोटा हुआ प्लैनेट है मर्क्यूरी। कौन सा है, सबसे पहला, सन के बाद लगा हुआ सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसे बुध भी बोलते हैं। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है, इसे क्या बोला जाता है, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बोला जाता है। और इसका यह भी कहा गया है, यह सबसे छोटा और हल्का ग्रह भी है, सबसे छोटा और हल्का ग्रह भी है। इसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत होता है, इसीलिए यह पूरे सन की जो है क्या बोलते हैं चक्कर, वो 88 डे में लगाता है। कितने डे में लगाता है, ये 88 डेज में पूरा राउंड लगाता है, ठीक है। और इसमें देखा गया है कि इसमें दिन का टेम्परेचर, इसका दिन का, डे का टेम्परेचर अगर हम बात करें तो कुछ अप्रोक्सीमेटली 600 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है। और नाइट का, NIGST, नाइट का रहता है -173 डिग्री सेल्सियस। अब बोलेंगे आप, यार हमारे तरफ भी तो इतना रहता है, बट और लेकिन रात में इतना नहीं गिरता। कारण यह है, इधर एटमॉस्फेयर नहीं है, इधर क्या है, यानी गर्मी को पकड़ने का एटमॉस्फेयर मरकुरी में नहीं होने के कारण, इसलिए यहाँ पे नाइट का क्या होता है, टेम्परेचर -173 है। और ये सबसे लगा हुआ सन से लगा हुआ सबसे पास का ग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे जो आपका है विनस। अब ये कौन सा है आपका, विनस के बारे में। विनस जो हमारा प्लेनेट है, विनस जो है, इसे शुक्र भी कहते हैं, यानी हिंदी में शुक्र कहते हैं। और इसे सांझ का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा भी नाम दिया गया है, यानी बोलते हैं इसको सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है। सुबह के वक्त दिखता है और शाम के वक्त भी दिखता है। और हमारे, और इसे अर्थ की सिस्टर भी कहते हैं, अर्थ की सिस्टर। एग्जाम में क्वेश्चन है, अर्थ की सिस्टर किसे कहा गया है, तो अर्थ की सिस्टर कहा गया है विनस को। अर्थ की सिस्टर किसे कहा गया है, विनस को, जिसके बारे में हमको पूरा बताया हुआ है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ये पृथ्वी के समान ही है दिखने में, अगर यहाँ पानी आ जाए तो सेम दोनों में कोई वो नहीं होगा, यानी एक जैसे ग्रह दिख जाएंगे, ठीक है। और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, एग्जाम में क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो ये है आपका वीनस। ग्रह है क्योंकि इधर H2SO4, H2SO4 की बारिश होती है। क्या होती है, H2SO4 की बारिश होती है, इसीलिए इसके, और हाँ, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, और इसी के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट यानी जैसे हमारे पास चंद्रमा है, जैसा उसके पास नहीं है, ठीक है। अभी अर्थ के बारे में तो हम बहुत पढ़ने वाले हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान में रखना कि पूरे प्लैनेटों में सिर्फ अर्थ में ही लाइफ है, इसीलिए इसे हम अलग कर सकते हैं। तो अर्थ के बारे में मैं अच्छे से ही हम डिटेल में आपको बताएंगे।
नेक्स्ट है मास, उसके बाद कौन सा है मास, अर्थ का बाजू का पड़ोसी कौन सा है मास। तो पहले इसमें सन से लगा हुआ है मर्क्यूरी, फिर दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ और चौथा है मास। चौथा क्या है आपका मास, ठीक है। अब इसे लाल प्लैनेट बोलते हैं, इसे क्या बोला जा सकता है, एक बार से रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट बोला जा सकता है। अब इसके बारे में हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं रेड प्लैनेट के बारे में, एक्चुअली इसमें आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मात्रा की वजह से इस यह प्लैनेट क्या दिखता है हमें, रेड दिखता है। यानी यहाँ पर कई समय पानी था लेकिन अब वो सूख गया है और उसमें क्या वहां की मिट्टी पे जंग लग गया है, जिसकी वजह से ये पूरा पूरा क्या दिखता है आपको, रेड प्लैनेट दिखता है, पूरा पूरा क्या दिखता है, रेड प्लैनेट कहता है। और ये पूरी अर्थ की रोटेशन, ये पूरी अर्थ की रोटेशन और खुद के अपनी रोटेशन, देखो दो रोटेशन होती है, एक अर्थ की रोटेशन करता है और एक खुद की करता है, जैसे परिभ्रमण, परिभ्रमण कहते हैं और एक को परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण यानी कि ये ऐसा करना और परिभ्रमण यानी खुद का घूमते, ऐसा ऐसा गोल गोल घूमते 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 जाना, उसको परिभ्रमण बोलते हैं। तो परिक्रमण यानी अर्थ की ऐसा गोल घूमना। तो इसका खुद का अगर हम बात करें परिभ्रमण, परिभ्रमण जो इसका है वो 24 आवर्स का है, ठीक है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या है करके। और हाँ, जैसे चंद्रमा का मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो यहाँ पर भी दो इसके नेचुरल सैटेलाइट्स है, एग्जाम में है फोबोस, फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस इसके नेचुरल सैटेलाइट। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि फोबोस और डीमोस किस प्लैनेट के नेचुरल सैटेलाइट है। तो फोबोस और डीमोस किसके है, मार्स के है, और उसका मार्स का प्लैनेट का रंग कैसा है, रेड प्लैनेट है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और सूर्य की परिक्रमा यह 687 डेज में पूरा करता है। अर्थ में तो 365 डे है, ठीक है, नॉर्मली 365 डे, लेकिन इसको 387 डेज कहा जाता है, इतने दिन में ये पूरा करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी यहीं पर ही है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, उसका नाम कोई बता सकता है, यस, ओलंपिक मेसी। क्या नाम है उसका, ओलंपिक मेसी। एग्जाम का क्वेश्चन है कि सबसे पहले ये पूछा गया है कि हमारे प्लैनेट में सबसे बड़ा ज्वालामुखी वोल्केनो कहाँ पर है, मार्स में। क्या नाम दिया उसका, ओलंपिक मेसी। और सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत जो सौर मंडल का सबसे हाईएस्ट, निक्स ओलंपिया, कौन सा है यहाँ पर, निक्स ओलंपिया, ओलंपिया, ये भी यहीं पर है। ज्वालामुखी कौन सा है सबसे ध्यान में रखना, ओलंपिक मेसी, सबसे ज्यादा कौन सा है, ओलंपिक मेसी और निक्स ओलंपिया। ये दो चीज यहाँ पर है जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, और याद रखना है, कहते हैं ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है, माउंट एवरेस्ट से, किसे, माउंट एवरेस्ट से यह 3 गुना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो ये जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, ये सॉलिड प्लैनेट कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, सॉलिड, यानी यहाँ पे खड़ा हो सकते हैं और ये इनको अलग करते हैं। यहाँ पर एक है एस्ट्रॉइड बेल्ट, एग्जाम का क्वेश्चन है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो प्लैनेट के बीच में है, तो मार्स और जुपिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में है, यानी पत्थरों की एक श्रृंखला है जो इन्हें अलग करती है, यानी ये सॉलिड प्लैनेट है और ये गैस प्लैनेट है, तो उनको अलग करने वाली बेल्ट कौन सी है, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा गया है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में, जिनमें पत्थरों की एक श्रृंखला घूमती है, उसके बारे में एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किन के बीच में है, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट है जुपिटर, ठीक है, इसे येलो प्लैनेट बोलते हैं, येलो प्लैनेट बोला जाता है इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट, बिगेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बिगेस्ट प्लैनेट, ठीक है। और बिगेस्ट प्लैनेट बोला गया है। और इसमें इसमें एक इसके टोटल जो हम बात कर रहे हैं, इसके टोटल अगर प्लैनेट की बात करें, अभी बढ़ गए हैं मेरे ख्याल से, टोटल इसके सैटेलाइट 79 है। अभी तो यहाँ पर मुझे लगता है 79 है, लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर में बढ़ गया था कि वो प्लस हो गए कुछ। और इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनीमेडा, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट, तो हमारे यानी सैटेलाइट है गैनीमेडा, वो जो किसका है, जुपिटर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ऐसे देखो, ये दिख रहे होंगे आपको, तो ये मीथेन, जो पीली पीली लाइन है, ये मीथेन, यहाँ पर कौन सी क्या है, मीथेन की नदी बहती है, कुछ ऐसे मीथेन के बादल है, मीथेन है, CH4 के बादल यहाँ बोलते हैं। तो ये जुपिटर के बारे में हम जानते हैं, सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है।
उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो प्लैनेट है हमारा सैटर्न। अब उसके बाद कौन सा हमारा प्लैनेट है सैटर्न। पहला कौन सा था मर्क्यूरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स और पांचवा क्या रहेगा जुपिटर। और उसके बाद कौन सा है हमारा सैटर्न। उसके बाद कौन सा है हमारा सैटर्न। सैटर्न के बारे में दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, दूसरा दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट, ठीक है, सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट है हमारा। और इसकी विशेषता ये है कि इसके बाजू में ये 7 रिंग्स दिखती है, वल्य बोलते हैं इन्हें, 7 रंग दिखते हैं और उसमें धूल मिट्टी और बड़े बड़े कण, इसकी वजह से ये बहुत सुंदर। अगर देखा जाए तो हमारे सौर मंडल का सबसे सोलर सिस्टम का सबसे सुंदर प्लेनेट भी यही कहा गया है शनि को। और इसमें कहते हैं कि डेंसिटी में इतना हल्का है कि इसको अगर पानी में रखेंगे तो तैरने लगेगा, ये भी कहा गया है इसका। और इसमें एक सैटेलाइट है, इसका एक सैटेलाइट है, उसका नाम है टाइटन। उसका नाम क्या है टाइटन। कहते हैं यहाँ पर नदी उदी देखी गई, यानी मानव जैसी हरकतें देखी गई है, ठीक है। एक फिल्म आई थी एवेंजर, एवेंजर में भी जो थाइनोस है उसमें दिखाया गया था। तो जो टाइटन है, ये टाइटन किसका है जुपिटर अपना सैटर्न का एक वो है, क्या बोलते हैं सैटेलाइट है। तो यहाँ पर ऐसा है जीवन होने के प्रमाण मिले हैं ऐसा कहा जाता है, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और यह टाइटन बुध के बराबर है, यानी जो हमारा मर्क्यूरी है मर्क्यूरी के बराबर है, जितना बड़ा मर्क्यूरी है उसी के बराबर है ये टाइटन। और 1665 में एक अच्छे थे उसमें खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजॉन, हाँ क्रिश्चियन हाइजॉन ने इसकी खोज की थी। किसकी की थी क्रिश्चियन हाइजॉन ने टाइटन की खोज की थी। वेरी वेरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है यह एकमात्र ऐसा सैटेलाइट है जिसमें पृथ्वी जैसा स्वयं का अपन बोल सकते स्वयं का एटमॉस्फेयर है, स्वयं का एटमॉस्फेयर है, यानी हो सकता है कि यहाँ पे जीवन हो, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा है यूरेनस। तीसरा कौन सा है आपका यूरेनियस। और ये तीसरा बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा था जुपिटर, फिर सैटर्न और उसके बाद है यूरेनियस, ठीक है। और इसका टेम्परेचर लगभग जो -2115 होता है, ठीक है। और इसमें भी मेरे ख्याल से इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विलियम हर्शल, इनने इसकी खोज की थी। यूरेनस के बारे में काफी चीज बताया था। इसमें 5 वलय है जिनका नाम होता है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ठीक है। उनका क्या नाम है अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा, ठीक है। और याद रखने का जो देखो रोटेशंस की बात आ रही है कि सब जैसे अर्थ की बात कर रहे हैं कि अर्थ पश्चिम से पूर्व घूमती है। अर्थ कैसे घूमती है पश्चिम से पूर्व, इसीलिए सूरज पूर्व की तरफ उगता है। बट लेकिन वीनस और अरुण यूरेनियस ये थोड़े उल्टे घूमते हैं। ये क्या करते हैं उल्टे घूमते हैं, जैसे ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ये कैसे घूमते हैं पूर्व से पश्चिम, और ये भी पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं, जैसे अगर बात कर रहे हैं कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर होते हैं यानी क्लॉकवाइज, और ये जबकि अन्य ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं। बट लेकिन ये कैसे घूम रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं। इसके सभी उपग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिक्रमण करते कहते हैं। इसके जितने भी उपग्रह है किसका है पृथ्वी के अपोजिट साइड पे घूमते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा इसको एक और बात है, ये इतना है दूरी पर सूरज से कि ये इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह प्लैनेट, ठीक है। स्लीपिंग प्लैनेट भी बोला गया है इसको, काफी अच्छा। और ये ढुलक ढुलक के कुछ अलग ही तरह से चलता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट टाइटेनियम है। इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है आपका टाइटेनियम है। और शायद टाइटेनियम ही है, हाँ टाइटेनियम है। और इसके टोटल अगर हम बात करें ख्याल से इसके 27 होना चाहिए, हाँ इसके 27 क्या है इसके सैटेलाइट है, और उसमें टाइटेनियम सबसे बड़ा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट नेपच्यून। कौन सा आता है नेपच्यून, सबसे लास्ट का प्लेनेट है नेपच्यून। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछा गया है कि नेपच्यून के ऊपर हमारे सबसे लास्ट का प्लेनेट कौन सा है नेपच्यून। इसकी खोज 1846 में एक हर्शल करके नहीं हर्शल ने नहीं की थी इसकी, नेपच्यून हर्शल ने नहीं की थी, जॉन
गाले ने इसकी खोज की थी। ठीक है, जॉन गाले ने इसकी खोज की थी। और ये काफी ठंडा प्लेनेट है और उसके चारों ओर शीतल यानी मीथेन की गैस रहती है। कैसे कहते हैं, मीथेन, CH4 से घिरा हुआ गया है और ज्यादा नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीला दिखता है, ये हल्का सा नीला। और यूरेनस भी अलग ही दिखता है, थोड़ा सा नीला नीला दिखता है। ये तो रिंग के वजह से पीला ग्रह, ये लाल ग्रह, ये नीला प्लैनेट, ये हॉटेस्ट प्लैनेट और ये सबसे नजदीक का प्लैनेट। ठीक है, और ये चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, देखो एक यहाँ पर आपको एक प्लैनेट दिख रहा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लूटो। अब ये IMP इसलिए करने लगा रहा हूँ क्योंकि 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ IAU ने चेक गणराज्य की बैठक में खगोल विज्ञान प्लूटो को ग्रह होने का दर्जा खत्म हो गया। अब ग्रह नहीं बचे। अगर आपके घर में पंडित जी आए तो बोलना 9 ग्रह की नहीं 8 ग्रह की कराओ, क्योंकि प्लूटो को क्या है, अब खत्म कर दिया गया। प्लूटो को क्या है, अब खत्म कर दिया गया। 2006 में ये बैन हो गया था। अब ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। इसके कई कारण भी थे, क्योंकि इसकी कक्षा जो कार थी वो बरोबर ये सर्कल नहीं बनाता था ऐसा, और ये कहते ये नेपच्यून के इसको काटता था। और इसका पूरा यानी एक रोटेशन भी फिक्स नहीं है, और इसीलिए इसे बोनो ग्रह में रखा गया है। क्या में रखा है, बोनो ग्रह में। तो इसके बारे में इतना ही हमारा सौर मंडल के बारे में था कि उसे क्या कायम रखा है, बोनो ग्रह में। यानी सबसे बड़ा प्लैनेट की अगर अब बात करें, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून। फिर उसके बाद कौन सा है, अर्थ। और उसके बाद कौन सा है, अर्थ। अर्थ के बाद कौन सा है, फिर विनस। विनस के बाद कौन सा है, मार्स। और सबसे छोटा है मर्क्यूरी। याद रखने का, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून। नेपच्यून के बाद अर्थ। देखो 5वीं उंगली है ना, तो हमारा प्लैनेट कितने नंबर पे, हमारे हाथ पे कितनी है, 5 उंगली। तो 5 उंगली से ध्यान में रखो कि हमारे इसमें कितने हैं, हमारा प्लैनेट साइज में कितना बड़ा है, 5वें नंबर का। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखने का। फिर उसके बाद कौन सा है, वीनस है, फिर मार्स है, फिर लास्ट में क्या है, मर्क्यूरी। और सन से लगे हुए में कौन से है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस और नेपच्यून। लास्ट में प्लूटो। प्लूटो तो अभी है नहीं वैसे, बोने ग्रह की इसमें खोज किया गया। समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया एक प्रकार का सोलर सिस्टम। समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट, अस्थिर द्रव्यमान द्रव ऊर्जा को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि एनर्जी और मटेरियल्स की सम्मिलित को ब्रह्मांड कहा कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तथा सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IMP, वो है बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंथर। ये मेरे को खुद NTPC के पेपर में आया था, आज भी मुझे याद है। NTPC के पेपर में मुझे पूछा था कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, किसी ने इसे दिया था, जॉर्ज लेमेंथर। यानी बिग बैंग थ्योरी देने वाले उस साइंटिस्ट का नाम बताओ, जॉर्ज लेमेंथर। NTPC रेलवे का फर्स्ट में मेरे को यह अटेम्प्ट में आया था। स्थिर दृष्टि सिद्धांत और स्थिर अवस्था संकल्पना थॉमस बोल्ट और हॉर्मन बॉडी ने। और दूसरा दिया था एक दोलन सिद्धांत दिया था, प्लास्टिक यूनिवर्सल थ्योरी दिया था डॉक्टर संडेला ने। और स्पिटिक सिद्धांत दिया था लेनगुड। लेकिन आप ये जॉर्ज लेमेंथर वाला पढ़ो, कई एग्जाम में क्वेश्चन आजकल इसी को मान्य दिया जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य। मैंने आपको पहला कहा, इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्र ऑफ जॉर्ज लेमेंथर। ये जो हमारे, अच्छा एक भी ये क्वेश्चन पूछे कहाँ के थे, तो ये बेल्जियम के थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कहाँ के थे, ये बेल्जियम के थे। ठीक है, इन्हीं की जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, इन्हीं की दी हुई है। तो एग्जाम में आप चित्र भी देख लो, शायद से आपको याद हो जाएगा। हाँ, ब्रह्मांड सिद्धांत में आरंभ में सभी पदार्थ जिसमें ब्रह्मांड छोटे गोला उनके परमाणु और सेकेंडरी कारण बिंदु अस्फीतिक विस्फोट हुआ, जिसमें महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट, बिग बैंग कहा जाता है। इस अचानक विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुआ। इसी के अलावा के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी घटना आज से 13.0 अरब वर्ष यानी बहुत पुराना वर्ष है। महाविस्फोट लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रह उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी रहा। इसी साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में मैप मैक्रो एस्ट्रोबो नामक एक अनुसंधान में इसकी पुष्टि भी की है। नासा ने भी भाई 2001 में इसकी क्या कर दी है, पुष्टि कर दी है। नेक्स्ट लेंगे, नोट, नासा द्वारा 30 जून 2001 में डेविड विल्सन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना, एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैप परियोजना किसकी है, नासा की है। ठीक है, तो ये शुभारंभ किया गया। मैप में खोजी गई उपग्रह, इसमें प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु
13.7 अरब, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, ये निर्धारित करने की घोषणा की है। डेविड विकलान के सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2023 को वी मैप विल्कन माइक्रोसॉफ्ट एस्ट्रॉइड प्रोब पर रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 में यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 150 मीटर के नीचे में किमी लंबे सुरंग में लॉर्ड हेलेन कोलैंडर नामक एक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया, यानी जो हमारा हिग्स बोन्स है उससे टकराया, और जिसके कारण गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाले इस हिग्स बोन्स में ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। तो ये आपको पता है हिग्स बोन्स का संबंध क्या है, ये हमारे अर्थ के बीचों बीच माना गया है कि वो है, यानी अर्थ के अंदर में 50 से 150 मीटर के बीच में है। और 4 जुलाई 2000 को हिग्स बोन्स से मिलता जुलता जब सब ऑटोमेटिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इसमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में भी मदद की है। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गोल्ड पार्टिकल परमाणु अवधारणा को पेश किया, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित है। देखो हिग्स बोसन की थ्योरी ये है, ठीक है। एटम से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस है, और न्यूट्रॉन्स में 3 ये ग्लोमेन और क्विक्स बनकर ये प्रोटॉन बने थे। तो ये हिग्स बोन्स की यह थ्योरी है जो सत्येंद्रनाथ बोस की थ्योरी पर आधारित है। ब्रह्मांड का व्यास यानी उसका डायमीटर कितना है, तो 10-11 लाइट ईयर्स में पहले बता चुका हूँ। ब्रह्मांड में अनुपातिक 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सी, यानी बोल सकते हैं हमारी गैलेक्सी का नाम तो मिल्की वे है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमान 100 अरब तारे हैं, बाप रे, यानी हमारे जैसे सन एक तारे है तो ऐसे 100 अरब तारे होंगे। नेक्स्ट है मंदाकिनी, यानी जो हमारी गैलेक्सी है, तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है, जो तारों का निर्माण प्रक्रिया शुरुआत होती है। देखो ऐसी है हमारी, ठीक है। गैस पुंज मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाती है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दूध में खिला, हाँ मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, सॉरी मंदाकिनी नहीं है। और आकाश गंगा में मिल्की वे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मिल्की वे। और इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला, यानी देखो यहाँ पे दिख रहा हूँ कुछ ऐसी है, तो जो सर्पिला है सांप के टाइप, जैसे कुंडली मार के बैठे हैं वैसी है, सांप के टाइप वाला ऐसा दिखता है हमारी, ठीक है, गैलेक्सी ऐसी है। और इससे आकाशगंगा की सबसे नजदीक मंदाकिनी को देवयानी, यानी हमारे पास की सबसे कौन सी है, एंड्रोमिडा। हाँ ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, पास वाली बताइए, तो एंड्रोमिडा एसएससी का क्वेश्चन है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है डॉफ ऑफ मंदाकिनी। निहारिका यानी न्यूबिलस, यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यूबिला का मतलब क्या है, निहारिका मतलब क्या है, जहां तारों का जन्म होता है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा कि तारों के जन्म की जगह को क्या कहा जाता है, निहारिका यानी न्यूबिलस कहते हैं। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होते हैं। सभी तारों का जन्म निहारिका में ही होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक शाम विहार बनाते हैं, वैसे न्यूट्रॉन तारों को शाम विहार और मुक्त तारे माने जाते हैं। यह पाए जाने वाले गैस में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस। अच्छा, तारों में 2 ही गैस होती है, एक हाइड्रोजन और हीलियम। आपको पूछा गया है एग्जाम में कि कौन सी गैस तारों में होती है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी विस्फोटक तारे के से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं में धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ है। सुपरनोवा में जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं उसमें निहारिका का जन्म होता है। इसी के उदाहरण है वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMP, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, अब निहारिका के कुछ प्रकार है जो हम बताए। पहले उत्सर्जन निहारिका जो यहाँ पर दिया हुआ है, यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है, देखो दिखने में भी रंग है। ये बने रहे तारों में प्रकाशित होती है। उदाहरण चील और झील निहारिका, ये चील और झील निहारिका इधर ही ऐसी मिलेगी। परावर्तन निहारिका जो यहाँ पर है, यह तारों के प्रकाश से प्रभावित करती है, और ये तारे जो निहारिका के अंदर होते हैं ये पास में होते हैं। उदाहरण प्लेटिडेस और निहारिका, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। देखो ये कितने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, और ये कैसे दिख रहे हैं, पास पास। शाम निहारिका, ये अपने पीछे आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपने आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते, यानी इस तरह से दीवार बना देती है और ये लाइट्स को क्या है, रोक देती है। नेक्स्ट है ग्रह निहारिका। देखो यहाँ पे आपको बड़े बड़े ऐसे ग्रह दिखेंगे। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तोहफे उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया। अच्छा, सन को
लाल दानव भी कहते हैं, यानी लाल दानव भी नाम दिया है उसे, ठीक है, सन का नाम है। और ये नेबुला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और ये नेबुला का संबंध किससे? हमारी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक अध्ययन ब्रह्मांड में देखें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए। देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत से बनाता हूँ, तो कृपया करके इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने लोगों तक पहुंचेगा मैं उनको ये समझाऊंगा, और इसके ऊपर मैं अब क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।